आज हम लोग वर्ग 10वीं के मैथ में मुख्य रूप से सूत्र के बारे में अध्ययन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आने वाला जो परीक्षा है उसमें हम लोग प्रश्न को भी आसानी से हल कर सके। साथ ही ऑब्जेक्टिव के रूप में कई सारे फॉर्मूला का भी प्रश्न पूछा जाता है और उसका भी हम लोग आसानी से जवाब दे सके। इसके लिए हम लोग इस सूत्र जो भी यहाँ पे 1 से लेकर के 40 सूत्र फिलहाल इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे, उसको निश्चित तौर पे याद कर लेंगे। पहला फॉर्मूला जो हम लोग क्लास 6-7 में ही पढ़े होंगे, वर्ग है तो वर्ग की परिमाप, तो वर्ग की परिमाप हम लोग को याद रखना है कि 4 गुने भुजा होता है। पहला सूत्र है कि वर्ग की परिमाप क्या होता है, तो वर्ग की परिमाप 4 गुने भुजा, या ऑप्शन में दिया रहेगा 4a भी रह सकता है, तो ये मतलब यहाँ पे हम लोग समझेंगे भुजा होता है। उसी प्रकार सूत्र 2 में आएंगे। सूत्र 2 है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर, या ऐसे हम लोग कह सकते हैं ए स्क्वायर। सूत्र 3 पे आएंगे हम लोग। सूत्र 3 है वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण, तो इसका सूत्र होता है कि √2 गुने भुजा, या शॉर्ट में √2a, ये लिखा रहेगा। इसी प्रकार से आयत की परिमाप, तो जिसका सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, या शॉर्ट के रूप में हम लोग 2 इंटू L प्लस B के रूप में भी इसे याद रख सकते हैं। आयत का क्षेत्रफल जो कि होता है लंबाई गुने चौड़ाई, जैसे शॉर्ट में हम लोग याद रखेंगे L गुने B। L मतलब लेंथ, B मतलब ब्रेथ, अर्थात L मतलब लंबाई, B मतलब चौड़ाई, ये भी हम लोग याद रखेंगे। सूत्र 6 पे आएंगे तो 6 में है त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम लोग याद किए होंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब। खास तौर पे ये समकोण त्रिभुज के लिए भी यही सूत्र का उपयोग किया जाता है, या शॉर्ट में हम लोग याद कर सकते हैं 1/2 b इंटू एच। बी मतलब बेस या आधार कह सकते हैं, एच मतलब हाइट, जिसे ऊंचाई या शीर्ष लंब हम लोग समझते हैं। सूत्र 7 में आएंगे। 7 को देखेंगे समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो सूत्र है √3 गुने भुजा स्क्वायर, या इसको हम लोग शॉर्ट में याद कर सकते हैं √3a स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज के बारे में याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज जिसका तीनों यानी प्रत्येक भुजा बराबर हो या प्रत्येक कोण बराबर हो। तो कभी कभी पूछा जाता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, ये भी हम लोग याद रखेंगे कि समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है। इसके अलावा सूत्र 8 पे आएंगे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि के लिए जो सूत्र होता है वो होता है 2πr, और हम लोग पढ़े होंगे कि पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है, या तो 3.14 होता है। ये वृत्त की परिधि का सूत्र है 2πr। इसके अलावा और भी इसमें याद रखना है कि पाई जो होता है वो एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। आगे है सूत्र 9 को देखेंगे। सूत्र 9 है वृत्त का क्षेत्रफल। हम लोग को याद रखना है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है। इसके अलावा सूत्र हम लोग 10 में आएंगे अर्धवृत्त। अर्धवृत्त की जो परिधि होती है πr + 2r होता है। वृत्त की परिधि 2πr, इसका वैसे πr होना चाहिए, लेकिन अर्धवृत्त जो होता है इस तरीके से अर्धवृत्त है, ये इसके लिए तो πr ही होगा केवल, लेकिन यहाँ पे एक r ये और एक r ये जुड़ता है, इसलिए इसका सूत्र πr + 2r होता है। तो हम लोग को याद रखना है अर्धवृत्त की जो परिधि होती है वो πr + 2r होता है। इसके अलावा आएंगे हम लोग सूत्र 11 में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो हम लोग
वृत्त का क्षेत्रफल पढ़े थे पाई आर स्क्वायर, तो इसका आधा हो जाएगा यानी 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। इसके अलावा वृत्त के चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश होता है यदि एक वृत्त है और उसको यदि 4 भाग में बांटते हैं तो इसका प्रत्येक भाग, ये भी चतुर्थांश, ये भी चतुर्थांश, ये भी और ये भी, इसलिए एक भाग का क्षेत्रफल को हम लोग कहते हैं वृत्त के चतुर्थांश। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा जाए हम लोग याद रखेंगे 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर, या कह सकते हैं वृत्त के क्षेत्रफल में 4 से भाग देने पर हम लोग वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र 13 में आएंगे, वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है। वृत्त का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। वृत्त का त्रिज्याखंड कहते किसे हैं, तो मान लीजिए कि वृत्त है और यहाँ से 2 त्रिज्या है, तो 2 त्रिज्या के बीच का जो भाग होता है उसे हम लोग वृत्त के त्रिज्याखंड कहते हैं। यानी इसका क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो यहाँ पे कोण कुछ न कुछ दिया रहेगा, तो उस कोण को हम लोग थीटा कहते हैं। इसलिए वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर होता है। इसी प्रकार से सूत्र 14 को देखेंगे, वृत्त के त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई। यहीं पे जो ये चाप होता है जहां तक 2 त्रिज्या जाती है, इसके लंबाई को हम लोग वृत्त के त्रिज्याखंड के संगत चाप कहते हैं। और इसकी लंबाई के लिए जो सूत्र होता है यह है थीटा बाई 360 गुने 2 पाई आर। इसके अलावा सूत्र हम लोग 15 को देखेंगे। 15 है वृत्त के संगत लघु खंड का क्षेत्रफल। ये कैसा फिगर होता है, तो हम लोग देख सकते हैं, ये मान लीजिए वृत्त है और यदि ये एक हम खींचते हैं जिसे हम लोग एक चाप कहते हैं, नहीं जीवा कहते हैं, ये क्या है जीवा, और ये चाप होता है। तो यहाँ इस जीवा के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम लोग संगत लघु कहते हैं। और इसमें हम लोग ये भी याद रखना, वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो व्यास जो होता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होता है। तो एक जीवा के द्वारा जो बना हुआ क्षेत्र होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संगत लघु क्षेत्र कहते हैं। तो हम लोग को यह भी याद रखना है। तो वृत्त के संगत लघु खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, इसके लिए सूत्र है आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बाई 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ये सूत्र भी हम लोग याद रखेंगे। सूत्र 16 पे आएंगे। 16 को देखेंगे कि घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो हम लोग जानते होंगे कि घन का फिगर किस तरीके का होता है। घन जो 6 सतह से मिलकर के बने होते हैं, उसका 6 सतह जो होता है वो सभी एक समान होता है, यानी 6 वर्ग से मिलकर के एक घन बनता है। तो ये घन है। घन का जो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व मतलब होता है चारों ओर, चारों ओर का क्षेत्रफल जो होता है वो 4 गुने भुजा स्क्वायर होता है, या शॉर्ट में हम लोग याद कर सकते हैं 4a स्क्वायर। ये है घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। सूत्र 17 में आएंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण मतलब होता है चारों ओर और एक ऊपर एक नीचे, इस तरीके से इसमें 6 वर्ग हो जाता है। इसलिए इसका सूत्र है 6 गुने भुजा स्क्वायर, या शॉर्ट में इसे हम लोग याद कर सकते हैं 6a स्क्वायर। ये मतलब यहाँ हुआ साइड या भुजा। सूत्र 18 में को देखेंगे तो घन है कि घन का आयतन, घन का आयतन होता है भुजा क्यों, या शॉर्ट में इसे हम लोग याद करेंगे ए क्यों। ये घन का आयतन का सूत्र है। सूत्र 19 को देखेंगे। सूत्र 19 में है घन का विकर्ण। घन का विकर्ण के लिए जो सूत्र है वो √3 गुने भुजा, या शॉर्ट में हम इसे याद करते हैं √3a। इसके अलावा 20 में है घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी घनाभ के चारों ओर का क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसके लिए सूत्र हम लोग याद रखेंगे 2h इंटू एल प्लस बी। 2h, h मतलब यहाँ पे ऊंचाई हाइट, l मतलब लेंथ जिसे हम लोग लंबाई कहते हैं, b मतलब ब्रेथ जिसे
चौड़ाई कहा जाता है। यानी h मतलब ऊंचाई, l मतलब लंबाई, b मतलब चौड़ाई। यानी इस तरीके से घनाभ का पार्श्व क्षेत्रफल 2h इंटू एल प्लस बी होता है। आगे हम लोग सूत्र 21 को देखेंगे। 21 में है घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल। तो हम लोग को याद रखना है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल है। सूत्र 22 को देखेंगे घनाभ का आयतन। तो बिल्कुल आसान है, याद रखना L गुने बी गुने एच, ये घनाभ के आयतन का सूत्र है। घनाभ का विकर्ण कहा जाए निकालने के लिए, इसके लिए सूत्र होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये घनाभ के विकर्ण के लिए सूत्र है। यहाँ से प्रश्न जो रहता है, एक कोई कमरा है और वो घनाभ आकार का है, यदि इसकी लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ और ऊंचाई दिया हुआ है, तो कभी कभी यह पूछा जाता है इस कमरा में सबसे लंबा कोई वस्तु रखते हैं या कोई लंबी छड़ रखते हैं, तो उस लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी। तो इसके लिए हम लोग यही घन का विकर्ण यानी घनाभ का विकर्ण सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं। इसलिए घनाभ का विकर्ण का जो सूत्र होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आगे सूत्र 24 पे देखेंगे बेलन है। हम लोग जानते हैं ये जो फिगर है ये बेलन का फिगर है। नीचे जो होता है वो वृत्ताकार होता है, ऊपर भी एक वृत्ताकार होता है। तो इसे हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तिरछा, यहाँ से यहाँ भी एक तिरछा, दोनों तिरछा यहाँ समान होती है और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होता है उसे हम लोग ऊंचाई कहते हैं। इसलिए r और h से संबंधित इसका सूत्र है। तो बेलन का वक्र क्षेत्रफल के सूत्र जो है 2 पाई RH। इसके अलावा बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल तो 2 पाई r इंटू आर प्लस एच, या इसको हम लोग अलग तरीके से लिख सकते हैं 2 पाई r इंटू आर, तो 2 पाई r स्क्वायर और फिर 2 पाई RH। ये हो जाता है बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। इससे आगे है सूत्र 26 को देखेंगे कि बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, तो इसके लिए सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच। कभी कभी एक अन्य सूत्र यहाँ पे यूज किया जाता है कि बेलन का आयतन के लिए आधार का क्षेत्रफल और गुने ऊंचाई, हम लोग ये भी याद रखना है। आधार मतलब आधार और इसका हो गया वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर, ये आधार का क्षेत्रफल और उसी में h जुड़ा हुआ है मतलब ऊंचाई। तो कभी कभी ये भी रहता है आधार का क्षेत्रफल दिया रहेगा और गुने डैश बेलन का आयतन का ये सूत्र है। इसलिए बेलन का आयतन के लिए सूत्र हम लोग ये भी याद रख सकते हैं कि आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, या इसी तरीके से हम लोग याद रखें तो बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। सूत्र 27 को देखेंगे। 27 में शंकु का वक्र क्षेत्रफल। हम लोग को शंकु का फिगर मालूम होना चाहिए किस तरीके का होता है। तो देखते हैं, ये शंकु है। इस तरीके के चित्र को हम लोग शंकु कहते हैं। यहाँ पे आर है और यहाँ पे ये एच होता है और ये जो ये है इस लाइन को हम लोग एल कहते हैं। इस तरीके से शंकु का वक्र क्षेत्रफल जो होता है पाई आर एल होता है। यहाँ पे आर त्रिज्या है और एल जो है इसे हम लोग एल को तिरछी ऊंचाई कहते हैं। यह तिरछी ऊंचाई निकालने के लिए यहाँ सूत्र भी हम लोग देख सकते हैं। एल बराबर निकालेंगे तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये सूत्र है शंकु का वक्र क्षेत्रफल के लिए पाई आर एल। सूत्र 28 को देखेंगे। आगे है शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल। इसके लिए सूत्र है पाई आर इंटू एल प्लस आर। सूत्र 29 को देखेंगे, है सूत्र शंकु का आयतन। शंकु का आयतन के लिए सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हम लोग यहाँ बेलन का आयतन और शंकु का आयतन में थोड़ा ही अंतर देखेंगे। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच
जबकि इसमें केवल 1/3 लग जाता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो कभी कभी यहाँ पूछा जाता है कि बेलन का आयतन शंकु के आयतन के कितने गुना होता है। तो शंकु के आयतन के 1/3 गुना, या कह सकते 3 गुना होता है, यानी शंकु का आयतन जितना होगा उसका 3 गुना बेलन का आयतन होता है। सूत्र 30 को देखेंगे, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो हम लोग को याद रखना है, ये जो फिगर है ये गोला का चित्र है, हम लोग इसे गोला कह सकते हैं। गोला मीन्स एक गेंद जो है एक गोलाकार का होता है। तो गोला का जो सूत्र होता है ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ गोला में कोई पार्श्व वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं होता है, इसमें टोटली संपूर्ण ही होता है, इसलिए गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाए तो 4 पाई आर स्क्वायर याद रखना है। इसके अलावा गोला का आयतन, यहाँ से गोला से संबंधित प्रश्न परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हमें याद रखना है कि गोला का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या सूत्र है, इसे हम लोग निश्चित तौर पे याद रखेंगे। 32 में है अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल, इसके लिए जो सूत्र है ये है 2 पाई आर, अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, जबकि अर्धगोला का संपूर्ण क्षेत्रफल, अर्धगोला ये एक कटोरे के आकार का होता है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्धगोला कहते हैं। तो अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल कहा जाए तो 2 पाई आर स्क्वायर, जबकि संपूर्ण क्षेत्रफल तो एक 2 पाई आर स्क्वायर में ऊपर जो वृत्त होता है वो भी ढका होता है, जैसे हम लोग कहते हैं संपूर्ण क्षेत्रफल, इसलिए अर्धगोला का संपूर्ण क्षेत्रफल जो होता है वो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। सूत्र 34 को देखेंगे, तो 34 में है अर्धगोला का आयतन। हम लोग को याद रखना है इसका जो सूत्र होता है वो 2/3 नहीं 4/3 नहीं 2/3 पाई आर क्यूब होता है। अर्धगोला का आयतन के लिए जो सूत्र है वो 2/3 पाई आर क्यूब होता है, यानी गोला के आयतन का आधा हो जाता है, इसलिए ये 4/3 पाई आर क्यूब, इसका 2/3 पाई आर क्यूब होता है। इससे आगे देखेंगे 35 प्रश्न, शंकु के छिन्नक, शंकु के छिन्नक क्या है, छिन्नक का आयतन। तो हम लोग शंकु के छिन्नक को जानते हैं, किस तरीके का इसका फिगर होता है, हम लोग को याद रखना है इसके फिगर को भी। ये मान लिए शंकु है, लेकिन इसको यदि यहां से काट दिया जाए, इसको हम लोग कहते हैं शंकु के छिन्नक। यहाँ पे भी एक वृत्ताकार होता है, ऊपर में भी एक वृत्ताकार और नीचे में भी एक वृत्ताकार होता है, दोनों में थोड़ा अंतर है कि ऊपर वाला त्रिज्या थोड़ा बड़ा है, नीचे वाला त्रिज्या कम है। इस तरीके के फिगर को हम लोग कहते हैं शंकु के छिन्नक। तो शंकु छिन्नक का जो आयतन होता है वो याद रखना है 1/3 पाई एच इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। तो याद रखना R1 ऊपर वाले त्रिज्या जो बड़ी त्रिज्या है उसको हम लोग R1 कहते हैं, और ये नीचे वाला त्रिज्या जो छोटा त्रिज्या से हम लोग R2 कहते हैं। इसके अलावा शंकु के छिन्नक का वक्र क्षेत्रफल के लिए जो सूत्र है वो है पाई R1 प्लस R2L, ये भी सूत्र हम लोग याद रखेंगे। सूत्र 37 है शंकु के छिन्नक का संपूर्ण क्षेत्रफल। तो शंकु के छिन्नक का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है उसके लिए जो सूत्र होता है, इसका वक्र क्षेत्रफल में पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर को जोड़ दिया जाता है, क्योंकि वक्र क्षेत्रफल हो गया चारों ओर, तो ऊपर एक वृत्त है, ये हो गया एक पाई R1 स्क्वायर, और एक नीचे वृत्त है, इसलिए इसका क्षेत्रफल होता है पाई R2 का स्क्वायर। इस तरीके से वक्र क्षेत्रफल में पाई R1 स्क्वायर जुड़ जाता है और फिर पाई R2 स्क्वायर जुड़ जाता है। तो ये शंकु के छिन्नक का संपूर्ण क्षेत्रफल है। इसके अलावा सूत्र 38 को हम लोग देखेंगे, जो है चैप्टर 1 में खास तौर पे यह प्रश्न का व्याख्या है।
तो दो संख्या के लिए जो सूत्र होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM, या कह सकते हैं कोई दो संख्या है उसका जो मौसो होगा और उसका जो लौसो होगा, अर्थात मौसो और लौसो के जो गुणनफल होंगे दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। इस तरह से हम लोग इसको भी याद रखेंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। इसके अलावा सूत्र 29 को हम लोग देखेंगे जो चैप्टर 2 से संबंधित है, मूलों का योग या कहे अल्फा जो बीटा बराबर क्या होता है या शून्यकों का योग क्या होता है, तो ये भी सूत्र हम लोग याद रखेंगे -b/a। इसके अलावा यदि गुणनफल पूछा जाए इसके लिए सूत्र है c/a। यदि मूलों का गुणनफल कहे या तो शून्यकों का गुणनफल कहे या तो अल्फा बीटा कोई इसका शून्यक दिया है तो अल्फा गुने बीटा रहे तो c/a। ये भी दोनों इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसके माध्यम से कई सारे क्वेश्चन आते हैं जिसे बनाना होता है। अंतिम सूत्र हम लोग यहाँ देखेंगे, द्विघात समीकरण के लिए जो सूत्र है, द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद ज्ञात करना होता है, इसके लिए हम लोग सूत्र याद रख सकते हैं x² माइनस मूलों का योग या कह सकते हैं अल्फा जोड़ बीटा इंटू x प्लस अल्फा गुने बीटा बराबर 0। ये इस प्रकार से हम लोग देखें 1 से लेकर के ये 40 सूत्र है जो परीक्षा में केवल सूत्र से संबंधित प्रश्न रहेगा। ऑप्शन यहाँ पे किस तरीके से रहेगा तो प्रश्न देख सकते हैं। जैसे प्रश्न 1 रहेगा कि वर्ग का परिमाप निम्न में से कौन है, या वर्ग का परिमाप होता है, तो वर्ग का परिमाप होता है, इसके लिए सूत्र दे सकता है कि 4a ऑप्शन, या दे सकता है बी में 4a², सी में √2a, डी में √3a। इस तरीके से हम लोग वर्ग का परिमाप पढ़े हैं कि 4a होता है। इस तरीके से ये ऑप्शन सही है। इस तरीके से जितने भी यहाँ 1 से 40 तक सूत्र है, इस तरीके से ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी कई सारे प्रश्न इससे आएंगे, तो निश्चित तौर पे इसको याद कर लेना। इसके अलावा यदि हमें सूत्र याद रहेगा तभी जाकर के हम लोग जो लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसको हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। इसलिए ऑब्जेक्टिव के लिए भी हो और लघु उत्तरीय के लिए भी हो, दीर्घ उत्तरीय के लिए भी ये सूत्र को याद रखना काफी नेसेसरी है। तो निश्चित तौर पे इस सूत्र को याद रख लेना है। धन्यवाद।